Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Fozia Said, lecturer, Department of Zoology, University of Kotli. Firstly, I warmly welcome you in the Department of Zoology and best wishes for the start of new educational journey. Try to learn from every little thing and no one would be wiser than you. Help yourself, others will come forward to help you as well. Your preparation, efforts, hard work, and determination decide your success. Take the oath to skillful your day every morning. Best wishes for the students. आपने BS Zoology में एडमिशन लिया है और BS Zoology के अंदर आप डिफरेंट कोर्सेज जो हैं बॉटनी, केमिस्ट्री और zoology के डिफरेंट कोर्सेज पढ़ेंगे और कुछ अलाइड सब्जेक्ट के कोर्सेज भी पढ़ेंगे. लेकिन अगर zoology को देखा जाए तो zoology जो है अदर साइंसेस की निस्बत बहुत डाइवर्स फील्ड है. तो ये हम देख लेते हैं कि zoology जो है अदर साइंसेस की निस्बत डाइवर्स फील्ड किस तरह से है. तो जैसा कि आपको पता है कि आज तक तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं एनिमल्स की आइडेंटिफाई हो चुकी हैं. तो उसमें से अगर हम एक स्पीशी को लेके उसको स्टडी करना शुरू करें तो उसको स्टडी करने के लिए हमें zoology की डिफरेंट ब्रांचेस का सहारा लेना पड़ेगा. सपोज कि हमने एक स्पीशी को स्टडी करना है तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. सपोज कि सबसे पहले हमने उसके सेल्स को स्टडी करना है, यानी कि उसकी माइक्रोस्कोपिक लेवल से हमने स्टडी स्टार्ट की. तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम उसके सेल को स्टडी करेंगे, उसके जो सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर. फिर हमने उनके जो डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है, लिपिड्स का कैसा है, प्रोटीन्स का कैसा है. तो हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे. उसके बाद हमने उस स्पीशी के अंदर देखना है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसके ऑर्गन्स किस तरह के हैं और वो ऑर्गन्स किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि उसको फिजियोलॉजी के अंदर हमने इन चीज़ों को स्टडी करना है. उसके बाद हमने जो है ये देखना है कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई पर्टिकुलर स्पीशी है, उसको वो किस तरह की हैबिटेट के अंदर रह रहा है, उसका दूसरी स्पीशी के साथ इंटरेक्शन किस तरह का है, इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, जो कि हम लोग इकोलॉजी के अंदर उसको स्टडी करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट ये चीज़ आ जाती है कि वो वर्ल्ड के किस रीजन के अंदर प्रेजेंट है. तो हमें जू ज्योग्राफी का सहारा लेना पड़ेगा कि वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए. फिर हम ये देख रहे होते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है या पर्टिकुलर स्पीशी है वो कौन सी क्लास के अंदर है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सी फैमिली में वो है. तो उसके लिए हम टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा. या फिर अगर हमने उसका ये देखना है कि वो स्पीशी जो है वो उसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, वो इवॉल्व कहाँ से हुई है, तो फिर हमें एवोल्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा. या उसके हमने देखना है कि फॉसिल्स की स्टडी से एवोल्यूशन हमें उसका किस तरह से पता चलेगा कि जब हम लोग डिफरेंट फॉसिल्स को स्टडी करेंगे तो पैलियोंटोलॉजी के अंदर हमने उसको वो करना है. या उसके अलावा ये आ जाता है कि उसके अंदर किस तरह से कैरेक्टर्स जो हैं किस तरह से उसके अंदर इनहेरिट हो रहे होते हैं, तो वो हम जेनेटिक्स के अंदर हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं. यानी कि एक स्पीशी को स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट ब्रांचेस का सहारा लेना पड़ता है. तो यही वो डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो कि आप BS Zoology के अंदर इन्हीं कोर्सेज को जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. तो इस हिसाब से जब देखा जाए तो जो zoology की फील्ड है वो बहुत डाइवर्स फील्ड है कि एक स्पीशी को लेके 1.5 मिलियन स्पीशीज हैं और इन एक स्पीशी को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो ये बहुत ही डाइवर्स फील्ड आ जाती है साइंस की. का जो कोर्स आप इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 1. और प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 1 जो है इसमें प्रिंसिपल्स को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लाइफ की ओरिजिनेशन जो है वो कैसे हुई है. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि यूनिवर्स की ओरिजिनेशन कैसे हुई और लाइफ की ओरिजिनेशन कैसे हुई.
तो जो यूनिवर्स की एवोल्यूशन है या ओरिजिनेशन है, इसको बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के जो प्राइमोडियल हार्ड सब्सटेंसेस थे या कुछ इनिशियली हार्ड सब्सटेंसेस थे, उनके अंदर एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन के नतीजे में एक्सपेंशन हुआ और एक्सपेंशन से जो यूनिवर्स है वो क्रिएट हुई। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आप ले लें कि अगर कोई बम ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के बाद उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं या स्प्रेड हो जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। बिल्कुल सिमिलर वे में एक एक्सप्लोजन हुआ और उसके नतीजे में एक्सपेंशन हो गया, स्प्रेड हो गए उसके पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में, और इस तरह से ये जो यूनिवर्स है वो उसकी क्रिएशन हुई। जो बिग बैंग थ्योरी है, इस थ्योरी को जो हमारा रिलीजन है वो भी सपोर्ट करता है कि जैसा कि इरशाद होता है कि जो आसमान और ज़मीन थे वो आपस में जुड़े हुए थे और एक धमाके से ये अलग हुए और जिसकी वजह से जो है कायनात जो है वो तख्लीक हुई। अगर हम यूनिवर्स की एवोल्यूशन देखें तो ये 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है इसकी ओरिजिनेशन का पता मिलता है कि ये 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो ओरिजिनेट हुई और उसके बाद जो है उसकी इसी तरह से एक्सप्लोजन और एक्सपेंशन होता गया, उससे डिफरेंट गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने और एट द एंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी जो अर्थ है उसकी फॉर्मेशन हुई। अब नेक्स्ट जो आ जाता है लाइफ के ओरिजिनेशन। लाइफ के ओरिजिनेशन के हवाले से डिफरेंट थ्योरीज जो है वो पेश हुई। फर्स्ट थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी कि जो एग्जिस्टिंग मैटर है उससे लिविंग थिंग्स जो हैं वो पैदा हो रही होती है, नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स की जनरेशन हो रही होती है। तो इस आइडिया को जो था लुइस पास्चर ने रिजेक्ट कर लिया था। उसने कहा था कि सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स की जनरेशन हो सकती है। वो स्पोर इंटरस्टेलर स्पेस की थ्योरीज थी कि कुछ स्पोर्स जो थे दूसरे प्लैनेट से आए और इस प्लैनेट के ऊपर आके जर्मिनेट हुए और इस तरह से लाइफ की ओरिजिनेशन हुई। और इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर लिया गया था क्योंकि किसी और प्लैनेट पे लाइफ के अभी तक कोई आसार नहीं मिल सके हैं। थ्योरी थी वो पैरन और हेल्डन की थ्योरी थी और ये जो थी ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इन्होंने इसको डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया था। इस थ्योरी को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट में बात करें तो यूनिवर्स के अंदर कोई एलिमेंट नहीं था, जस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये पार्टिकल्स थे। और ये पार्टिकल्स एटॉमिक फॉर्म में कब कन्वर्ट हुए? जब आहिस्ता आहिस्ता अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता गया। जब स्टार्ट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था तो जस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने एटम्स फॉर्म किए और जो स्टार्ट की दो एटम्स जो थे सिंपल एटम्स फॉर्म हुए वो हाइड्रोजन एटम थे और हीलियम एटम थे। और हाइड्रोजन और हीलियम एटम आपस में कंबाइन होके इन्होंने मजीद एलिमेंट्स जो हैं वो फॉर्म किए, जिस तरह से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, और इनको एलिमेंट्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अब ये जो एलिमेंट्स थे ये आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए, जैसा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर इन्होंने वाटर बनाया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाया, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस जो थी फॉर्म की। और जो ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले लिक्विड फॉर्मेशन हुई। लिक्विड फॉर्मेशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर मजीद कम हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं इनको हेल्डेन सूप का नाम भी दिया गया है, जो कि अमोनिया है, मिथाइलिन है, डाइकार्बन है, हाइड्रोजन है। और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे इन्होंने कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर्म किए। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमारे पास लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास एमिनो एसिड है, लिपिड का बिल्डिंग ब्लॉक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स हैं। ये जो थे ये उन्होंने फॉर्म किए। ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे उससे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर्म हुए और उससे फिर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हुए। और लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर ये जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं ये एग्रीगेट हुए, कोसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर्स जो थे वो फॉर्म किए। अब माइक्रोस्फीयर्स जो थे इसमें मजीद इंप्रूवमेंट आई और प्रोटोसेल्स की फॉर्मेशन हुई। प्रोटोसेल्स हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं कि ये सेल के पहले की स्टेज है, इसमें अभी सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो हैं वो उस तरह से प्रेजेंट नहीं है। अब फिर उसमें मजीद इंप्रूवमेंट आती गई इसमें प्रोटोसेल्स के अंदर और इस तरह से सेल्स की फॉर्मेशन हुई और सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ भी कहा जाता है। एंड दैट्स ऑल।